अगर विश्व का हर एक देश भारत से दोस्ती करना चाहता है, हमसे रिश्ते जो हो वो मजबूत करना चाहता है, उसके क्या कारण हैं? यह सारे कारण हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने खनिज और रत्न विशेषज्ञ का, शशिकर गुप्ता जी का। आपका स्वागत है। जैसा हमारी आपसे अभी चर्चा चल रही है, भारत सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। भारत में आपने बताया कि बहुत सारे खनिज हैं। आपने पुखराज के बारे में बताया कि उसका साइंटिफिक जो है, मतलब जो गुणसूत्र जिसे कहते हैं वो क्या है, कि उसका मतलब जो भी पत्थर है उसका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। तो आज हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में भारत में ऐसा क्या है कि हर एक देश उससे दोस्ती करना चाहता है, अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है, चाहे वो विश्व का सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो। क्योंकि जब भी वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो भी राष्ट्रपति बनता है उसका एक बार भारत का दौरा जरूर होता है, नाम भी लेता है बार बार, भारत से रिश्ते अच्छा करना चाहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, वो जरा हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाइना खुलेआम ऐलान करता है इस बात का कि इफ मिडिल ईस्ट हैज पेट्रोल, मिडिल ईस्ट का मतलब अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, मिडिल, मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट हैज पेट्रोल, वी हैव मिनरल्स। अगर मिडिल ईस्ट के पास पेट्रोल है तो हमारे पास खनिज है। भारत के किसी भी आदमी के मुंह से मैंने आज तक ये शब्द नहीं सुना, क्योंकि हिमालयन बेल्ट जो चाइना के पास है वही हमारे पास है, वही पाकिस्तान के पास है। तो और एक बात आपको और बता दूं, वर्ल्ड का बिगेस्ट मेटल एक्सपोर्टर, जो सबसे ज्यादा धातु एक्सपोर्ट करता है, वो चाइना ही है वर्ल्ड का। अब चाइना में स्थिति क्या पैदा हो गई है कि उतना एक्सपोर्ट उसने कर दिया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था बढ़िया हुई है, जो उसकी टेक्नोलॉजी बढ़िया हुई है, दोनों के पीछे तो वर्ल्ड का बिगेस्ट मेटल एक्सपोर्टर है। दूसरी बात, उसकी टेक्नोलॉजी इसलिए बढ़िया हुई कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसको इंडियन रेयर अर्थ, IREL इंडिया में है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये केवल रेयर अर्थ के जो भी मेटल्स है उनको एक्सपोर्ट का जो सौदा करता है। रेयर मतलब जो रेयर, हाँ, जो मिलते नहीं है, बहुत दुर्लभ। तो इनको आप ये मान सकते हो जैसे कि मोनाजाइट, जो भारत की समुद्री रेत में पाया जाता है, ये जो है ये रेयर अर्थ मेटल इसमें पाया जाता है। थोरियम, रेयर अर्थ एलिमेंट थोरियम। थोरियम के बारे में बता दूं कि थोरियम जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु बिजली घर में रखा जाता है तो ये यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के साथ रखा जाता है, जिनसे बिजली बनती है। और उसके ऊपर थोरियम एक ब्लैंकेट कवर के टाइप में रखा जाता है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू, ये थोरियम खुद बदल जाता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में। अब इसके आप थोरियम के कवर को बाहर निकाल लीजिए और दोबारा इसमें नया थोरियम लगा दीजिए, थोरियम की चादर, और इस यूरेनियम को उठा के आप जब बाहर रखते हैं, मतलब दूसरे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में रखेंगे, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जो बन चुका है, तो फिर थोरियम से लपेटेंगे तो फिर बिजली बनने लगेगी। उसके बाद उसकी जो ब्लैंकेट बनी यूरेनियम 235, वो तीसरे परमाणु बिजली घर में रख दीजिए और फिर थोरियम से लपेट दीजिए। और यही यूरेनियम 235 को लेने के लिए, हमारी संप्रभुता को गुमराह करने के लिए कुछ लोग विदेश चले गए थे कि मेरे पास यूरेनियम नहीं है परमाणु बिजली घर चलाने के लिए। ये थोरियम की मतलब एक महत्व की बात मैं बता रहा हूँ, इसे क्लीन फ्यूल जाना जाता है थोरियम को। इसको आप ऐसे जान लीजिए कि अगर आप 10 लीटर पेट्रोल आप भरवा लीजिए अपनी कार में और आप यहाँ से बॉम्बे चलिए, तो ये पेट्रोल आपका 10 लीटर का 20 लीटर हो जाए, 20 लीटर का 30 लीटर हो जाए, 30 लीटर का 40 लीटर हो जाए। और जब आप बंबई पहुंचे तो आपका पेट्रोल टैंक फुल हो जाए 10 लीटर के बजाय, और आप बंबई पहुंच भी जाइए, तो समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ इतना थोरियम है, मोनाजाइट से निकाला जा सकता है कि मोनाजाइट से जितना थोरियम निकाला जा सकता है उसमें पूरे वर्ल्ड को 55,000 सालों तक बिजली दी जा सकती है, 55,000 सालों तक। अब हमारे यहाँ फ्रांसियम नाम की एक धातु पाई जाती है, तो ये जो है वो 1 ग्राम फ्रांसियम 1 खरब 65 अरब 45 करोड़ और 84 लाख रुपए का 1 ग्राम होता है, और ये भी थोरियम से पाया जाता है। अब
आप आ जाइए जैसे कि डिस्प्रोजियम के ऊपर आप आ जाइए, तो डिस्प्रोजियम भी जो है वो अब कीमत आप कुछ भी रख दीजिए, अब इंडिया में उसको 18,000 रुपए किलोग्राम बता रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज मिल ही नहीं रही है तो आप उसका रेट कोई भी फिक्स करिए, अगर आप 18,000 के बजाय उसको 18 लाख रुपए केजी बेचेंगे तो भी आदमी लेगा, क्योंकि वो उसको अवेलेबल नहीं है डिस्प्रोजियम। ये डिस्प्रोजियम भी थोरियम में पाया जाता है। तो जब वर्ल्ड का 98% थोरियम हमारे पास है तो हम कुछ भी जो भी कीमत चाहे हम ले सकते हैं उसकी। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इंडिया से ही माल चुराया और उसको वाया जापान अमेरिका को बेच दिया। जापान और जापान से उसके एवज में सारी टेक्नोलॉजी ले ली, मोबाइल, लैपटॉप्स और आपका जितनी भी जो ट्रेन चलती है आपकी बुलेट ट्रेन, सारी टेक्नोलॉजी ले ली। उसके बाद बहुत मीठी दोस्ती करके अपने यहाँ बुला लिया और सबकी इंडस्ट्री लगवा दी। जहाँ जहाँ पे कोरोना फैला था, मुझे वो जगह नहीं मालूम है, कुछ नाम था उसका, तो वहां पे उसको बुला लिया सबको कि भैया आप अपनी अपनी इंडस्ट्री लगाओ, हम इंडस्ट्री आपको इंडस्ट्री के लिए जगह दिए दे रहे हैं। फिर क्या किया, वहां कोरोना फैलाया, आदमी मौत के डर से जो है वो भाग गया, अपना सेटअप छोड़ गई थी। अब किया क्या, उसने अपने हैकर्स तैयार किए और हैकर्स तैयार करके इनके जितने पेटेंट थे सब तोड़वा दिए वहां पे। और पेटेंट तोड़वाने के बाद जो सुपर मैग्नेट्स थे और जो सुपर कंडक्टर्स थे उनके सबके उसने पेटेंट तोड़वा दिए। और पेटेंट तोड़वाने के बाद अब अमेरिका की दुश्मनी हो गई उससे। कारण ये है कि आप सुपर कंडक्टर वगैरह जितनी उसकी टेक्नोलॉजी थी बगैर उससे पूछा है करवा के आपने ले ली, तो उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और पूरी टेक्नोलॉजी भी मिल गई उसको। तो ये खनिज की ही दम है कि आज उससे आज जो चाइना, आज जो रशिया, जैसे रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन युद्ध को आप क्या मान रहे हो? आपने एक बात गौर किया होगा कि जिस वक्त चाइना और इंडिया में काफी विवाद चल रहा था तो S-400 की बहुत कमी थी इंडिया में कि अगर S-400 मिल जाता तो उसको ये चल रहा था या तो चाइना को मिलेगा या इंडिया को मिलेगा, या चाइना को मिलेगा या इंडिया को मिलेगा। आखिरी में रशिया ने इंडिया को दे दिया S-400 और चाइना को नहीं दिया। लेकिन चाइना ने तब भी रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ी क्योंकि वो सुपर पावर है, वो जानता है। लेकिन उसने इंडिया को प्रेफर किया। इंडिया को इसलिए प्रेफर किया, आपने एक बार गौर किया होगा कि एकदम से अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी फौजें हटाई। वो इसलिए क्योंकि वो जान रहा था कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने जा रहा है। तो उसने सोचा अगर इंडिया को घेर दो चारों तरफ से तो इंडिया रशिया से मदद मांगेगा तो उसका ध्यान यूक्रेन की तरफ से हट जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में किसने साइलेंट रहने को कहा? अब वो एक देश की तरह रह रहे हैं, कोई बवाल ज्यादा नहीं फैला रहे, लेकिन रशिया का ने अपना दिमाग पूरा यूक्रेन में लगा दिया क्योंकि वो जानता था कि ये खनिज के चक्कर में नाटो देश अगर यूक्रेन तक आ गए तो ये इंडिया से बहुत दिनों से अमेरिका हवाई अड्डा मांग रहा है कि अपना जो है हमको आप यहाँ हवाई पट्टी दे दीजिए अपनी उड़ान भरने के लिए। इंडिया नहीं दे रहा है। तो उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश की कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए हमें हवाई पट्टी मिल जाए। तो चूंकि इंडिया और चाइना की वजह से, दोनों की लड़ाई की वजह से इंडिया चाइना एक हो नहीं सकते हैं। तो चाइना का इंडिया के ऊपर आक्रमण हमेशा बनता है। उसका कारण यह है कि जो वन बेल्ट वन रोड, ये जो वन बेल्ट वन रोड बन रही है जिसको बोलते हैं कि वो कुछ और भी नाम CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड या चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, ये सब पूरी आप कभी वीडियो देखिए तो ये खनिजों वाली बेल्ट से होकर गुजर रहा है पूरा। एक आम आदमी समझता है हाँ उसमें क्या है यार, वो तो पहाड़ है यार, चटियल जमीन है, वहां पे होता क्या है ना खेती हो पाएगी ढंग से। अरे वो खनिज से भरे हुए क्षेत्र में सैकड़ों सोने की खदान है उसमें। तो वो CPEC बनाना चाह रहा है। वो इंडिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी गुजर रही है, कुछ इंडिया का भी हिस्सा उसमें आ रहा है और अमेरिका उसको बनने देना चाह रहा है क्योंकि आर्थिक साम्राज्य है चाइना का, आर्थिक पावर बन चुका है वो। अब आप जान रहे हैं अगर अर्थ से मजबूत है कोई आदमी, धन से मजबूत है तो वो सब कोई भी काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी वो ले चुका है। तो ये बनने न पाओ इसलिए वो इंडिया को कमजोर नहीं होने देना चाहता है और रशिया अब अमेरिका को अंदर नहीं घुसने देना चाहता है। कारण ये वो जान गया है कि खनिज हम ही लोगों के पास है, या तो इंडिया के पास है या चाइना के पास है या रशिया के पास है या बर्मा के पास है। या अब आपने गौर किया होगा अभी कि कुछ दिनों पहले श्रीलंका को बर्बाद कर दिया चाइना ने, और चाइना में भी, इधर नेपाल में भी घुस रहा है क्योंकि ये सब खनिज की बेल्ट है।
तो वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने यहाँ खनिजों का दोहन कर चुका है। भाई 370 क्यों नहीं हट पा रही थी आज तक? 370 इसलिए नहीं हट पा रही थी कि कोई किसी में इच्छा शक्ति नहीं थी इस बात की, क्योंकि इतना दबाव था अमेरिका वगैरह का। और एक बार शायद अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा भी था कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा ये जो है वो केवल ये मतलब जम्मू कश्मीर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था। क्या खतरा था? 1 मिनट में फौज लगी, 1 मिनट में सब जमीन में आ गए और पूरा चाइना मतलब पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारे कब्जे में आ गया। लेकिन अब उनको बताया, आपने गौर किया होगा, डिस्कवरी चैनल वाले इंडिया में आज तक नहीं है, लेकिन जैसे ही 370 खत्म हुआ तुरंत उन्होंने मोदी के साथ दौरा किया। जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी थे उनके साथ बैठ के पूरा दौरा किया। आप ये भी गौर करते होंगे, घूमने के लिए मतलब अगर आप थोड़ा टूरिस्ट प्लेस के तौर के ऊपर देखिए तो यूपी से बढ़िया क्या है? ना ठंडा है ना गर्म है। अगर आप जाड़े सीजन में हो तो यूपी घूमने बहुत बढ़िया जगह, मतलब यहाँ पे खाने पीने का सामान मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप ये गौर करते होंगे जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो ज्यादातर जाएगा राजस्थान खनिज बहुल क्षेत्र में, वो जाएगा। अब आप आश्चर्य करोगे, खजुराहो, पन्ना में डायमंड्स निकलते हैं, पन्ना में डायमंड्स निकलते हैं और पन्ना से 40 किलोमीटर दूर खजुराहो है। मतलब अगर आप वहां जाओगे तो हमारी धरोहर तो है, लेकिन सारे मंदिर जो है वो तोड़ दिए गए हैं खजुराहो के। तो मतलब किसी का गला मूर्ति का टूटा हुआ है, ये सब जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने तोड़ दिया। तो वहां एक तरीके देखा जाए तो कुल 6-7 मंदिर है, बाकी गांव का इलाका है। और उस गांव के इलाके में कम से कम 20 5 स्टार होटल बने, 20 5 स्टार होटल बने हैं। और ज्यादातर विदेशी वहां पर वो ये देखने आता है कि यहाँ खनिज कौन कौन से हैं। आप कई बार देखेंगे कि कुछ विदेशी कंपनियां वहां पर कुछ माइनिंग के लिए लेती हैं और वो पूरे इलाके की बाउंड्री करा देती हैं और बगैर कुछ खोदे वगैरह अपने मिनरल्स को सीधे उठाती हैं और सीधे अपनी कंपनी को लेकर चली जाती हैं, किसी को बताती भी नहीं हम लेके आ गए वहां पे। तो खनिज इतना है और भारत सरकार की बेध्यानी जिसको आप कह सकते हैं कि वो इस पे गौर नहीं कर रहा है कि क्या क्या है। आप यहां से आप बैठ चलो छत्तीसगढ़, आप आओ यहां पर, आप इधर जाके पढ़ो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप महाराष्ट्र में घुसोगे, हर तरफ आप देखोगे सिर्फ कर्नाटक सब खनिज भरा पड़ा है। कहीं रेत में भरा पड़ा है तो कहीं पहाड़ों में भरा पड़ा है तो कहीं छोटे छोटे पहाड़ हैं। इधर आप चले जाओ तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मतलब आप किधर भी जाओगे सिर्फ आपको खनिज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इवन यूपी की जो बाहर की बेल्ट है वो हमीरपुर, बांदा, जहां पर आप देख रहे हो तो हरदी पहाड़ी और सोनभद्र, इन 2 जगह सोना मिला कि नहीं मिला? 10,000 सालों से आप नहीं पता करा। 75 साल हो गए भारत में आजादी के, आज तक कोई नहीं जान पाया वहां सोना। ठीक है, तो एक तो अपनी ईमानदारी चाहिए और मेहनत चाहिए। तो मैं कभी कभी बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि तो अपना जो डायरेक्टर जनरल माइनिंग जो भी है इस वक्त यूपी का, उसने पहली बार डिक्लेयर तो किया कि यूपी में भी सोना है। मतलब तो कोई यूपी के में सोना तक बता ही नहीं पाया। यूपी बिहार को सिर्फ ये कहा। अब यहाँ पर मोरंग और जो मोरंग निकलती वो बालू और मोरंग, तो उसको आप बिल्डिंग मटेरियल तो देख रहे हो, लेकिन कभी गहन परीक्षा पढ़ो तो कुछ और भी निकल सकता है, कुछ और भी निकल सकता है। अब आप ऐसा बोल रहे हैं तो लोग जब घर बनेगा तो नहीं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब आप हर पत्थर को सिर्फ आप गिट्टी के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हीं पत्थरों से यूरेनियम भी निकलता है, इन्हीं पत्थरों से आपका डिस्प्रोजियम भी निकलता है, इसी पत्थर से आपका फ्रांसियम भी निकलता है। तो भैया जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ से वो निकल रहा है, वो क्या कहते हैं, जैसे आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पन्ना, अभी पन्ने की एक बहुत बड़ी खदान निकली थी छत्तीसगढ़ में, जो बात को गायब हो गई, पता ही नहीं चला गई कहाँ। मतलब पहाड़ निकला था पन्ने का। अब पन्ने का बेसिकली केमिकल कंपोजिशन क्या है? बेरिलियम, एल्युमिनियम, ये 2 चीजें होती हैं इसमें और प्लस ऑक्सीजन होती है। ठीक, तो पन्ने का जो बेरिलियम यूज काहे होता है? ये पन्ने में जो बेरिलियम होता है ये प्रोटॉन एब्जॉर्बर, मतलब ये प्रोटॉन जो धनात्मक चार्ज होता है उसको अवशोषण करता है, उसको अवशोषण करता है धनात्मक चार्ज का। इसके अलावा जितने फाइटर जेट्स की बॉडी है ये भी जो है वो बेरिलियम से ही बनती है, क्योंकि बेरिलियम इज लाइटर देन एल्युमिनियम
और उससे ज्यादा वो मजबूत होता है, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो बेरिलियम का मेन सोर्स ही पन्ना है, तो पन्ना उसके लिए रत्न जरूरत नहीं होती भाई। रत्न जो है वो कुंटलों और में 10-5 रत्न निकलते हैं, तो जो रत्न है वो तो बिक्री अलाउड है उसकी, लेकिन जो रत्न की श्रेणी में नहीं आती है वो बेरिलियम में जो एमराल्ड इसकी जाति है उसको बेचने के लिए मना किया हुआ है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने। और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस में बेरिलियम का उल्लेख है कि आपको पकड़ा नहीं जाना चाहिए, मतलब पन्ना नहीं पकड़ा जाना चाहिए आपके पास जो जेम क्वालिटी नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा कि जयपुर में जो बेकार क्वालिटी वाला पन्ना होता है, जो जेम क्वालिटी नहीं होती, उसको कलर करके जेम क्वालिटी बना देते हैं और वहां से वो एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको। तो मतलब सीधे सीधे इलीगल ट्रेड हो रहा है ये, क्योंकि अगर पन्ना जाना बंद हो जाए तो जितने फाइटर जेट टूट के गिरेंगे वो बन नहीं पाएंगे दोबारा, क्योंकि बेरिलियम निकलेगा ही नहीं उसमें से। भाई बेरिलियम को फाइटर जेट की बॉडी बनाने के बेरिलियम चाहिए। तो जो आप मैं जाने से पन्ना तो ऐसे अगर हर फाइटर में अगर पन्ने का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, उसका बेरिलियम जो आप बता रहे हैं, तो पन्ना भारत के अलावा और भी कहीं निकलता है, क्योंकि फाइटर प्लेन तो बहुत ज्यादा है। जैसे अफगानिस्तान का पन्ना बहुत बढ़िया होता है, पाकिस्तान, यहाँ पन्ना बहुत बढ़िया निकलता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो मेन गढ़ है। बताइए, वो दोनों तो इस इतना महत्वपूर्ण रत्न लिए बैठे हैं, मगर उनके फाइटर प्लेन उतने अच्छे हैं नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी हमारे देश में बहुत कुछ है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारा देश आज इतने सालों से विकासशील देशों की श्रेणी में है, डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में है हमारा देश आज भी। मगर हमारे देश में इतना कुछ है, हमारे ईश्वर ने, हमारे इस प्रकृति ने बहुत कुछ हमें दिया है कि हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में आ सकते हैं। और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है। जब एक कोहिनूर हीरे को कहा जाता था कि उसकी कीमत इतनी है कि जनाब 16 खरब कुछ अरब रुपए खाली कोहिनूर हीरे की कीमत। हाँ, मतलब उससे कहा, मतलब ऐसा हम सुनते, वो इंडिया का ही है। सुनते थे कि लोग कहते थे कि उससे आधा विश्व खरीदा जा सकता है। हाँ, आधा विश्व खरीदा जा सकता तो सिर्फ एक हीरे से हम है। इसी तरीके होप डायमंड इंडिया का है, इसी तरीके दरियाए नूर इंडिया का है। ये सब खरबों में हीरे हैं, मतलब इंडिया वैल्यू नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो कहा जाता है ना, भारत से हर एक देश दोस्ती करना चाहता है, उसका कारण यही है कि मैं अब कुछ रत्नों के आपको नाम बता दूं जिनका नाम मैंने भी नहीं सुना, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, मगर मैं आपको 4 रत्नों का नाम ऐसा बता रहा हूँ जो हमारे रत्न विशेषज्ञ हैं, खनिज विशेषज्ञ हैं शशिकांत गुप्ता जी। वो आपको 4 रत्नों का नाम बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा और जिनकी महत्व, जिनकी इम्पोर्टेंस, जिनकी महत्ता बहुत है। तो 4 रत्नों के नाम जरा हमें आप बता दीजिए। जैसे आपको एक बताऊं, जैसे एलेक्जेंड्राइट ही ले लीजिए। एलेक्जेंड्राइट जो है वो आपको रॉड की रोशनी में अलग नजर आएगा और धूप की रोशनी में ले जाएंगे तो आपको अलग रंग नजर आएगा उसका। तो एलेक्जेंड्राइट में भी बेरिल होता है। एलेक्जेंड्राइट में तो ये माना जाता है कि एलेक्जेंड्राइट केवल यूरल माउंटेन्स रशिया में होता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में एलेक्जेंड्राइट बहुतायत में निकल रहा है और वो जाके बिक रहा है सूरत की मार्केट में, और बहुत बल्क मात्रा में और बहुत बढ़िया क्वालिटी का। जैसे पन्ना निकला था तो इसका मतलब बेरिलियम छत्तीसगढ़ में बहुत है। जब पन्ने का पहाड़ निकला उसके बाद एलेक्जेंड्राइट, ये जो होता है एलेक्जेंड्राइट जो है क्राइसोबेरिल ग्रुप होता है। तो एलेक्जेंड्राइट, और जिसके अंदर आपने सुना होगा कि लेसुनिया एक नाम होता है, लेसुनिया कैटसाई बोलते हैं इसको। तो कैटसाई भारत में बहुत होता है, छत्तीसगढ़ में बहुत मात्रा में है। तो इसका मतलब जब एलेक्जेंड्राइट है और कैटसाई दोनों है तो इसका मतलब बेरिलियम अगर समुद्री तटों पे थोरियम भरा पड़ा है तो छत्तीसगढ़ में बेरिलियम भरा पड़ा है, और सिंध भूमि में छत्तीसगढ़ में ही यूरेनियम भी बड़ा जबरदस्त है। तो अब आप समझ लीजिए आपकी क्या पोजीशन है। मैं बेरिलियम बता रहा हूँ, मैं आपको यूरेनियम बता रहा हूँ, मैं थोरियम बता रहा हूँ। मतलब इसके अलावा अगर आप आ जाओ तो डायमंड के लिए तो आपका पन्ना ही, और गोलकुंडा के से बेस्ट डायमंड तो वर्ल्ड में ही नहीं पाए जाते थे। मतलब ये टाइप 2A डायमंड कहे जाते थे, टाइप 2A वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड माने जाते थे।
और बड़े बड़े आकार में निकलते थे, फुटबॉल मतलब उसमें गेंद की साइज के डायमंड निकलते थे। और अच्छे डायमंड इंडिया के बाहर नहीं बेचे जाते थे, वो सब इंडिया के रूलर्स रखते थे। हाँ, मतलब जो लोग जो भी हमारे इसमें तो कुछ लूट के ले गए, कुछ जो राजा महाराजा थे वही अपने गले में या अपने शरीर में आभूषण के तौर पे हाँ पहनते थे। सब ये लोग पहनते थे, और सब यही है, इंडिया में कहीं गए नहीं। लेकिन ये है कि जब आपके पास ऑथेंटिक जिम्नास्टिक प्रोसेस हो, तो आज जो है, जो भारत से ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड आप भेजते हो, तो जब टेस्टिंग प्रोसेस सही नहीं है, मैं अपना हीरा लेके आता हूँ भारत की कस्टम पे, और उसमें इंडिया गवर्नमेंट तो कोई वो देती नहीं है, तो सब ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जो दे रही हैं। तो अगर वो डायमंड को डुप्लीकेट डायमंड या सीवीडी लिख दें, तो वो 100% इंडिया के बाहर चला जाएगा। और वो दोबारा अगर वो वहां पे सर्टिफाई हो, डायमंड निकले और उसके बाद स्विस बैंक में पैसा जमा हो जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको पैसा गया कब इंडिया के बाहर। ये बड़े डायमंड्स की सूरत में ये पैसा तो बाहर चला जाता है फॉरन में। वो यहाँ से बनता है सिंथेटिक डायमंड और वहां जाके वो रियल हो जाता है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम नहीं है। अभी आपने एक और रत्न है फ्रांसियम, जिसकी कीमत इन्होंने बताई। ये फ्रांसियम जो है 1 खरब, ये मेटल है, ये रत्न नहीं है, ये मेटल है। 1 ग्राम जो है इसका 2 खरब रुपए के आसपास। 2 खरब। हाँ, अभी कुछ आपने देखा होगा, एक बार अखबार में कोई फोटो आई थी, मैं उसका धातु का नाम भूल गया, वो 2 बड़े बड़े टुकड़े पकड़े गए थे, और वो बता रहे थे 1 ग्राम इसका मतलब जो है वो करोड़ों रुपए का है। वो बात जो है आई गई हो गई। हाँ, फिर दोबारा कभी वो दोबारा हो गई। 2 बड़े बड़े टुकड़े पकड़े गए थे और बता रहे थे ये कोई मेटल है जो चमकता है रात में, और ये मतलब 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए प्रति ग्राम है अगर ये पकड़ा जाए, मतलब ये चेक हो जाए तो। और उसके जिक्र आना बंद हो गया। ये सब छत्तीसगढ़ में निकल रहा है माल, डिक्लेयर्ड है, यूरेनियम डिक्लेयर्ड है वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में। तो मतलब जैसे ये बेरिलियम में डिक्लेयर्ड है, लहसुनिया वहाँ से आता है। आपको वहाँ पर एक कोई वो नदी है महानदी करके, उसमें खूब जबरदस्त डायमंड निकलता है, और सब इलीगली माइंड होता है। तो गवर्नमेंट, भाई ये जनता का धन है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब जनता का धन है। ये हमको किसी ने दिया नहीं है, ये भगवान ने हमको दिया। तो इसका पैसा तो हमारी भलाई के लिए लगना चाहिए ना, और बहुत कायदे से इस्तेमाल होना चाहिए कि खराब भी ना हो। लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। एक्सप्लॉइटेशन तो हो रहा है जबरदस्त। भाई इन लोगों की नक्सली वगैरह की बड़ी इतनी जबरदस्त है कि काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। और अभी आप बेल्लारी का नाम लीजिए, जो प्रणंजय गुहा ने उसके ऊपर लगाई थी, व्हाट ब्लीड्स बेल्लारी, वो सैकड़ों साल बैन रही, वो मतलब 10 साल। तो उसमें प्रणंजय गुहा साहब ने लिखा है कि वो आई हैव सीन मतलब अनएंडिंग चेन ऑफ हैवी ट्रक्स लोडेड विद आयरन ओर, वर्ल्ड का बेस्ट आयरन ओर Fe65 बेल्लारी में पाया जाता था। और इलीगल माइनिंग वो बता रहे थे इस तरीके से होती है कि पूरी बेल्लारी की सड़कों पे ना टूटने वाली कतार हैवी ट्रक्स की नजर आती थी जो सी पोर्ट की तरफ बढ़ती थी। आप अंदाजा लगे कितनी ज्यादा, मतलब ना टूटने वाली ट्रकों की कतार। तो कहीं कहीं भारत सरकार भी मजबूर है, उसको रोक नहीं पा रही। और जब उसका पैसा जब गवर्नमेंट को नहीं पहुंच रहा है तो लाजमी है कि जनता का उसको बेनिफिट नहीं मिला। मैं एक लाइन में आपको बता दूं, अगर ये पूरा जो खनिज का पैसा जो खाली चोरी हो रहा है, जो रत्नों का पैसा जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर ये भारत को मिल जाए तो भारत के भिखारी के पास भी मर्सिडीज बेंज होगी, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही बात। लेकिन पैसा वो दिलवा तो पाओ आप हमें। वो तो पैसा जो है वो कुछ धन्ना सेठों के कब्जे में जा रहा है या फॉरेन बैंक्स में जा रहा है, और या चोरी से उसको अमेरिका धोन करवा रहा है। भाई 1,20,000 करोड़ का आप खजाना बता रहे हो, 1,20,000 करोड़ का गोल्ड का आपने रत्न तो जोड़े नहीं, बोरों में रत्न निकले। वो बता रहे हो आप कलर डायमंड निकला है, और भारत के किसी मंदिर या किसी मस्जिद में कलर डायमंड नहीं लगा है। अरे 2-4 पॉलिश करा के राम जन्मभूमि में लगवा दो, 2-4 पॉलिश करके अजमेर शरीफ में लगवा दो, 2-4 केदारनाथ में लगवा दो, 2-4 बद्रीनाथ में लगवाओ कम से कम। अच्छा, आप कह रहे हो डायमंड, कलर डायमंड कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना जाओ। अरोरा पिरामिड ऑफ होप, AURORA, अरोरा पिरामिड PYRAMID ऑफ होप करके एक आप साइट पे चले जाओ, 269 कलर के डायमंड मिलेंगे आपको। अमेरिका की साइट है, 269 कलर के डायमंड प्रिजर्व हैं। और भारत में जो 1725 के पहले लोग हीरे के बारे में जानते, मतलब वर्ल्ड नहीं जानता था, केवल भारत जानता था। वहां किसी भी मंदिर, किसी
भी मंदिर में सफेद हीरे के अलावा हीरा नहीं लगा है। तो आप देश दुनिया को क्या बताना चाहते हो कि हीरे को भारतीय पत्थर तो कहा जाता था, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कलर हीरा भी आता है। तो कम से कम पद्मनाभ स्वामी से 2-4 मंदिर निकलवा के केदारनाथ बद्रीनाथ में लगवाइए, तो कम से कम जो नई पीढ़ी जा रही है उसे भी तो बताओ कि हमारे पास कलर डायमंड है। लेकिन आप तो ये अच्छा, इसके बाद या तो आप पढ़ाओ बच्चों को कि मिनरल्स हमारे यहाँ है क्या। मैं गारंटी करता हूँ, मैं अभी नहीं, बिल्कुल सही बात है जो आपने अभी फ्रांसियम, प्रेसिडोनियम और अभी प्रेसिडोनियम निकला है, प्रेसिडोनियम अभी निकला है, अभी किसी जगह पर इंडिया में प्रेसिडोनियम जबरदस्त तरीके निकला है। अभी लिथियम का भंडार 370 वो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। मतलब अभी कुछ ही दिन हुए हैं, प्रेसिडोनियम भी निकला है और लिथियम भी निकला है। ये बीते 75 सालों में नहीं निकला था। आप अंदाजा लगाओ, ये प्रेसिडोनियम ही अमेरिका जो है चुपके से चाइना को देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िया निकलेगा, प्रेसिडोनियम दे रहे हैं और रिसर्चेस हो रही प्रेसिडोनियम के जरिए क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये स्थिति है भारत में खनिजों की। आप जागरूक नहीं होंगे तो, अगर आप यही नहीं जानते हो मेरी तिजोरी में धन कितना है, तो अगर दुनिया चुरा के ले जा रही तो दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है। सही बात है। हमारे पास क्या धन है हमें पता ही नहीं है, और आप कोई बताना भी नहीं चाहता भावी पीढ़ी को। आप एमएससी केमिस्ट्री में कंपाउंड दे देते हो, अरे खनिज दे दो ना उसको, खनिज टेस्ट करे बता देगा इसमें क्या क्या है। यहाँ पे तो 4th और 5th ग्रुप के बाद जो है आपके पास टेस्टिंग के इक्विपमेंट नहीं है। आप फॉरेन से मंगाते हो, अगर वो मैनिपुलेटेड है तो आप जान ही नहीं पाओगे इसमें। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, कुल मिलाकर के यही है कि खनिजों की जो उपलब्धता है भारत में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आवश्यकता है सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने की, और सरकार भी बहुत सी चीज़ों में जागरूक करती है। ये हमारा स्वयं का भी कर्तव्य है कि हम अपने देश को जानें, समझें। हम अपने इस चैनल के माध्यम से बार बार विज्ञान और अपने सनातन धर्म को बताते आए हैं। परस्पर हम लेके चलते हैं कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। आप ये समझिए कि एक पत्थर जो पहनने को कहा जाता है, उसका कारण जो है वो कहीं कहीं वैज्ञानिक तौर पे ही है। अब जैसे टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, आप जब भी आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो आप ये लिख लो कि टेक्नोलॉजी को अगर आप टू द पॉइंट लेके नहीं आओगे, आप ये सोचो खनिज को चेक करना आसान नहीं होता। या तो खनिज आप एक वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन आता है केमिस्ट्री में, उस हिसाब से चेक करिए। आप मॉडर्न मशीनों से करोगे तो मॉडर्न मशीन जैसे एक्सआरएफ मशीनें होती है वो इंडिया में बनती ही नहीं है। एक्सआरएफ मशीनें इंडिया में बनती नहीं, तो मैनिपुलेटेड रहती हैं मशीनें। तो मैनिपुलेटेड मशीनें रहती हैं तो पता चला वो 50% तक नाप सकती हैं और में 5% कोई चीज है, तो वो 5% का रिजल्ट ही आपको नहीं दे रही है, तो आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो इसमें है क्या। जैसे आयरन के साथ इरिडियम पाए जाने की संभावना रहती है। आयरन के साथ इरिडियम जो है, आपने बॉश के प्लग देखे होंगे, तो बॉश के प्लग में वो ज्यादा हीटेड नहीं होते हैं, उसमें इरिडियम भरा रहता है अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है 2900 डिग्री सेंटीग्रेड। महंगा धातु होती है और सोने के जस्ट आधे रेट के ऊपर होती है, और जरा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो अब जैसे बेल्लारी में है, तो अगर बेल्लारी में ईमानदारी से माइनिंग करें और मान लीजिए इरिडियम निकल रहा उसको अलग निकाल लें, तो सोना क्या, वो लोहा क्या हिसाब है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो, और इरिडियम क्या हिसाब है 30 लाख रुपए किलो। तो अगर आपने 100 किलो अगर लोहा निकाला और उसमें 1 किलो इरिडियम निकल आया, तो आपको पूरा वो पड़ा लोहा 80 लाख रुपए का और 1 किलो इरिडियम पड़ा 30 लाख का। तो 80 लाख का लोहा आपने बेचा चोरी करके 50 लाख का, और 30 लाख का इरिडियम उसके साथ फ्री में बेच दिया आपने, तो आपको मिले कितने, कुल 20 लाख रुपए, क्योंकि इरिडियम तो फ्री में चला गया। इसके अलावा और जो मान लीजिए उसमें थोड़ी देर के लिए कोई चीज और निकल आई तो 10 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ओर्स को ये नहीं देखती कि ओर्स के अंदर और क्या क्या है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन आप कोई भी उठा के देख लीजिए, जितने भी रत्न हैं वो सब विदेशियों ने खोजे, और उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन, जैसे हमने पुखराज बताया था एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये भी हमको विदेशी ही बता रहे हैं कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये मैं खुद से नहीं जान रहा हूँ, ना इंडिया का कोई आदमी उसको खुद से चेक कर रहा है, वो विदेशी हमको बता रहे हैं। क्या पता वो यूरेनियम ऑक्साइड होता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
वो फ्रांसियम ऑक्साइड भी हो सकता है, वो डिस्प्रोजियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ये तो अमेरिका बता रहा है, मान रहे हैं कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अमेरिका ने ये बात बताई कि उसमें आप एक छह ऐसा नहीं पाओगे जिसकी अमेरिका ने खोज ना की हो, केमिकल कंपोजिशन अमेरिका ने ना बताया हो। इंडिया में कभी इस पर रिसर्च ही नहीं हुई, इतिहास है इस बात का। जिस दिन ये रिसर्च कर लेंगे तो इनको अपना केमिकल कंपोजिशन कंफर्मेशन करनी है, तो इस पे इसके ऊपर आपको मतलब क्या दिक्कत है कि आप उसमें उसको चेक करिए एक बार दोबारा कि ये जो जिसको ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल रहे हैं कहीं वो फ्रांसियम ऑक्साइड तो नहीं। ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा, क्योंकि जब हमारे देश में ये उपलब्धि ही नहीं है कि कैसे उसकी जांच की जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता की माप की जाए, तो बाहरी देश कुछ भी कह सकता है। वो यूं ही नहीं 84 करोड़ का रूपी बेच रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई ऐसा चीज आ रही हो जो जैसे डिस्प्रोजियम, जैसे उसमें डिस्प्रोजियम आधा ग्राम है मान लीजिए, तो 1 अरब रुपए तो डिस्प्रोजियम हो गया, तो आधा ग्राम उसका आधा कर लो, तो हो सकता है वो इसीलिए बेचते हो 84 करोड़ का, और इंडिया में उसको जो है कूड़े में डाल दिया। खनिज के इस पूरे सीरीज में और आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि हर एक देश भारत से दोस्ती, भारत से मित्रता क्यों करना चाहता है। उसका कारण यही है, खनिज चाहिए कि हमारे देश में खनिज बहुत है और उसको खनिज चाहिए। सबको खनिज चाहिए। अच्छा, चाइना वैल्यू जानता है, चाइना वैल्यू जानता है, इसलिए वो इंडिया ही अल्टरनेट रहेगी। इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हमारे यहाँ चीजें उपलब्ध हैं मगर हमने कभी उसकी महत्ता समझी नहीं। जब हमारे यहाँ कोई समस्या आई तब हमें समझ में आ रही ये तो चीज हमारे पास थी। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत में महिलाएं सोना ज्यादा करती थी। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर खनिज जो सोने से ज्यादा कीमती होते हैं वो यहाँ पे और बहुतायत में। क्योंकि आप खुद सोचिए कि विश्व में बहुत जगह ज्वालामुखी फटता है, हमें ईश्वर ने, भारत एक ऐसा देश है, आप समझिए कि यहाँ पे हर तरह का मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, बारिश के साथ साथ ये जितने ही सीजन होते हैं, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ये सब जो सीजन होते हैं इसके अनुसार फल होते हैं, इसके अनुसार हमारे देश में बीमारियां भी हैं। तो प्रकृति ने हमारे देश में बहुत कुछ दिया है। ये हमारी प्रकृति की, ये हमारे भगवान की, हमारे ईश्वर की भगवान ने महानता है, आशीर्वाद दिया है, हमें आशीर्वाद दिया, खनिज के रूप में सारा खनिज हमें दे दिया विश्व का। जैसा उन्होंने बताया कि मोनाजाइट जो है 98% पूरे विश्व का भारत में ही मिलता है। अब उसी के हिसाब से फ्रांसियम भी इंडिया उसी के में हिसाब से फ्रांसियम में तो 1 ग्राम 2 खरब रुपए का है। उसी तरीके से प्रेसिडोनियम भी है। तो जब 98% ये है तो ये सब हमारे यहाँ 98% है। सब हमारे यहाँ तभी पूरा विश्व हाथ जोड़ के खड़ा होता खड़ा है। है। वजह है ना, वजह हम है। आपको प्रेसिडोनियम ना दें, हम आपको फ्रांसियम ना दें, आप बॉम्ब्स नहीं बना पाओगे, आप टीवी नहीं बना पाओगे, आप सोनार वेव्स नहीं बना पाओगे, आप लेजर नहीं बना पाओगे, आप कुछ बना ही नहीं पाओगे भाई। तो कच्चा माल हम दे रहे हैं, हमसे वो आप फ्री में ले जाते हो और 1.5 लाख का एप्पल का 2 लाख का एप्पल का कंप्यूटर हमको दे देते हो आप। खाली टेक्नोलॉजी में तो हम आपसे टेक्नोलॉजी क्यों ना लें? अगर हमें कच्चा माल देना तो टेक्नोलॉजी दीजिए हमको, जैसे चाइना ने ली। बिल्कुल सही बात हमको आप टेक्नोलॉजी दीजिए। ये तो हर जगह होता है। किसी भी प्रोडक्ट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब उसका निर्माण होता है तो उसमें कच्चा माल कहीं और से आता है। हाँ। और उसके बाद उस कच्चा माल का उपयोग करके एक नई चीज बनाई जाती है। तो दोनों की जो उपयोगिता है और दोनों की जो मूल्य कहा जाएगा वो बराबर मिलता है। ज्यादा होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम अगर आप देना तो टेक्नोलॉजी आपकी यूजलेस है। और हमारे यहाँ जो ये खनिज है ये तो बहुमूल्य रत्न है, इनका तो कोई मूल्य ही नहीं है। जब एक रत्न मुकुट में पहन करके ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अपने मुकुट में पहनती है और जिस हीरे को ये कहा जाता है कि उससे आधा विश्व खरीद सकते हैं खाली हमारे एक हीरे से, खाली एक हीरे से। तो ऐसा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे खनिज हैं। होप डायमंड हमारे यहाँ का है। पूरे विश्व को हम दान दे सकते हैं, हम पूरे विश्व को चला सकते हैं। ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए और हमें खनिज के बारे में और जागरूक होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे, जैसे अगर हम जागरूक होंगे तो इससे फायदा हमारा ही है। हमारे देश की जो खनिज, हमारे देश की जो संपदा है उसको लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे और हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम यहाँ पे अभी यह चर्चा विराम करते हैं। अगले एपिसोड में हम खनिजों के बारे में और बताएंगे, क्योंकि यह जो है यह खनिज यह एक एपिसोड नहीं है, ये एक ऐसा ज्ञान है
जो आप सभी के समक्ष हम छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे और समय भी कम लगे। क्योंकि आप आजकल आपाधापी में, जिंदगी के आपाधापी में बहुत दौड़ भाग में बिजी बहुत है, तो हम छोटा छोटा, हमारा प्रयास यही है कि हम छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से आप सभी सर एक चीज और भी है, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताएंगे कि हमारी तिजोरी में माल कितना है, हाँ सही बात है, हमारी तिजोरी में धन कितना है, हम कितने खनिज के मालिक हैं, तो वो भी यही सोचते रहेंगे कि हम गरीब देश के नागरिक हैं। तो बताना आवश्यक है। तो इस इन्हीं सब बातों को लेकर के शशिकर जी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोगों को जागरूक करें, और हमें माध्यम बनाया है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे इस धार्मिक कर्तव्य चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जागरूक हों।